नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेलो हिंदी में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर वर्ण विचार से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में उसको लेकर, जो उसका मटेरियल है उसको लेकर उपस्थित हुए हैं और आशा करते हैं आप सबको ये सब जो दिया जा रहा है इससे आप लोग लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। और दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, वर्ण विचार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको आज एक ही क्लास में कवर करने का प्रयास करेंगे। और जो इससे महत्वपूर्ण जो ये तो मैटर है जो मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, और जो इससे संबंधित प्रश्न पूछे आते हैं वो कल की क्लास में कराऊंगा। और आज सिर्फ जो परिभाषाएं हैं उनको पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। व्यक्ति द्वारा सार्थक, दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है शब्द सार्थक, जहाँ पर सार्थक होगा कि व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चरित वाणी को भाषा कहते हैं। जो सार्थक वाणी होती है उसे ही भाषा कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, मेरी इसी चैनल पर 2 क्लास हैं वर्णमाला को लेकर, वर्णमाला 1 और वर्णमाला 2। उसमें भी मैंने बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है, आप लोग उनको देख सकते हैं। उसमें मैंने वर्ण बताया था क्या है। उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे माँ है, इसके टुकड़े हो सकते हैं? नहीं। जो भी वर्णमाला के शब्द हैं, जितने भी हैं आ से लेकर ज्ञ तक, उनके वर्ण मतलब उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण का प्रयोग मतलब वर्ण का प्रयोग कहाँ होता है, या तो वर्ण का प्रयोग ध्वनि चिन्ह तथा लिप चिन्ह दोनों के लिए होता है। इस प्रकार ये वर्ण भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूप में प्रयोग होते हैं। जो हम बोलते हैं उसमें भी वर्ण का प्रयोग होता है, जो लिखते हैं, लिपिबद्ध करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसमें भी वर्ण का प्रयोग होता है। तो वर्ण का प्रयोग परीक्षा में पूछ देता है कि किन रूपों में होता है, तो 2 रूपों में होता है, लिखित, मौखिक और लिखित। अक्षर किसे कहते हैं, किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चरित न्यूनतम इकाई को अक्षर कहते हैं। जैसे ये होता है या फिर जितने भी यहाँ पर ये सब क्या है, अक्षर ही तो हैं। ये ध्वनि समूह की उच्चरित न्यूनतम इकाई को अक्षर कहते हैं। अक्षर का उच्चारण वायु के एक झटके के साथ होता है। जैसे आ, ये भी अक्षर है, बा, ये भी अक्षर है, जो भी है ज्ञ तक, और ये सब ही अक्षर हैं। और आगे बढ़ते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो आ से लेकर ज्ञ तक की है वर्णमाला, जो शब्द समूह है वर्ण समूह, तो उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। मैंने अपनी क्लास में ही बताया है, पिछली क्लास में, कि स्वर किसे कहते हैं, मतलब जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे हम स्वर कहते हैं। और इसमें दूसरी परिभाषा दी गई है, इसको भी आप लोग देख लीजिए कि जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मतलब स्वतंत्र रूप से मुंह से निकलती है उसे हम स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, इ, उ, इस तरीके से और भी हैं ह्रस्व स्वर, मेरी क्लास में देख सकते हैं, मैंने उसमें डिटेल में पढ़ाया है। दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ये सभी दीर्घ स्वर हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है या जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क आदि का और आ इसके योग से बना है, तो का हो गया ये व्यंजन और ये हो गया स्वर। तो स्वरों की सहायता से जिनका उच्चारण होता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं, ये आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा आज तक, आप लोग इसको देख लीजिए कि जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन एक साथ एक श्वास के झटके से बोले जाते हैं तो उन्हें व्यंजन गुच्छ कहते हैं।
दोस्तों व्यंजन गुच्छ मुझे लगता है कि आज तक आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा कि व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं, कि जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ एक श्वास के झटके से बोले जाते हैं तो उन्हें व्यंजन गुच्छ कहते हैं, जिनमें आगे जो अक्षर होता है ना दोस्तों, जिसमें आधा जुड़ा होता है, जैसे का, ये भी वे व्यंजन है, और या, ये भी व्यंजन है। जैसे क्यारी में आदि का प्लस आदि या और प्लस आ है ना, तो ये दो व्यंजन हो गए एक साथ। जैसे स्मरण में सा आदि है प्लस माँ आदि है प्लस आ है, तो ये दो व्यंजन है ना, ये व्यंजन गुच्छ है, इसे ही हम व्यंजन गुच्छ कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, ये भी मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया है कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत, ओठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ जो है, तालु, दांत, ओठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये चार होते हैं अंतस्थ व्यंजन जो दोस्तों होते हैं वो चार होते हैं, य, र, ल और वा। बलाघात किसे कहते हैं? किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। मतलब किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वह बलाघात कहलाता है। जैसे कर्ण, कमल में क्रमशः क और म पर बल दिया जाता है, अतः र तथा म पर बलाघात है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी पूरे शब्द पर भी बलाघात होता है। जैसे कर्ण और कमल में क तथा म पर बल दिया जाता है, क और म पर बल दिया जाता है, अतः र तथा म पर बलाघात है। में क्रमशः र और जैसे ये है ना कर्ण में र और म, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं फिर से बता देता हूँ कि जिन शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वह बलाघात कहलाता है। जैसे कर्ण और कमल में क्रमशः क और म पर बल दिया जाता है, अतः र और म पर बलाघात है। दोस्तों जैसे कर्ण में क और कमल में म पर बलाघात है। ठीक है, तो इसमें जो है ये रा पर बलाघात होगा और माँ, और इसमें ये जो माँ है इस पर बलाघात है। कभी कभी पूरे शब्द पर भी बलाघात होता है। मतलब सीधे कहने का मतलब है कि किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है उसे ही हम बलाघात कहते हैं। ठीक है दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ये गलत है, यहाँ पर रा के बजाय यहाँ पर का होगा, का, क्योंकि यहाँ पर ये का और माँ दिए गए हैं ना, तो यहाँ पर ये का नहीं होगा, यहाँ पर रा नहीं होगा, ये का होगा। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए कि यहाँ पर कर्ण और कमल में का और माँ, कर्ण में का पर बलाघात है और कमल में माँ पर बलाघात है, तो यहाँ पर का और माँ पर बलाघात है। क्योंकि यहाँ पर का और माँ दिया है ना, तो यहाँ पर रा नहीं, ये माँ, का और माँ होगा। ठीक है दोस्तों, ये का हो गई और ये सॉरी दोस्तों ये माँ, इस पर ये दोनों पर बलाघात है। आगे बढ़ते हैं अल्प प्राण की ओर। जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है और जिससे हकार की ध्वनि नहीं निकलती उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक व्यंजन का पहला, प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक यहाँ पर वर्ग छूटा है, जो व्यंजन में जो होता है प्रत्येक वर्ग का जो व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का, और इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण अल्प प्राण, जैसे क, ग और अंगा, ये जो है अल्प प्राण है। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है तथा जिससे हकार की ध्वनि निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के, यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का, और ये यहाँ से व्यंजन ये ब्रैकेट में कर देते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण है। जैसे ख और घा, अल्प प्राण, महापा, सघोष मैंने वर्णमाला 2 क्लास में बताया है, आप लोग वहाँ पे डिटेल में उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
और आप लोग मतलब इसी प्लेलिस्ट में, हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में आपको वर्णमाला 1 और 2 क्लास मिल जाएंगी। घोष वर्ण किसे कहते हैं ये भी मैंने बताया कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र स्वर तंत्रियों में झंकार उत्पन्न होने के से नाद उत्पन्न होता है उसे घोष वर्ण कहते हैं। कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, यह मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ठीक है, तथा य, र, ल और हा, ये सभी क्या है, ये घोष वर्ण है। मतलब प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण और ये जो 4 और दिए गए हैं य, र, ल और हा, ये सभी घोष वर्ण हैं। अघोष वर्ण किसे कहते हैं? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती उसे अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा श और सा, ये दंत सा, ये 3 जो हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और ये तीनों जो सा हैं, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा, ये सभी अघोष वर्ण हैं। ठीक है। संपृक्त ध्वनि किसे कहते हैं? जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से मिल जाए तो उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे संभव, इसमें सा और भा के बीच माँ का मेल है। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, इसको समझ लीजिए कि जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से मिल जाए, ये भी आपको किसी ने नहीं बताया होगा। मैंने इसको बताने का प्रयास किया है, आप लोगों को पहुंचाने का प्रयास किया है, क्योंकि इससे भी प्रश्न बनते हैं। कल इससे संबंधित प्रश्न करवाऊंगा 30, और उसमें आप लोग देख लीजिए कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। कि इसकी परिभाषा क्या है कि जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से मिल जाए तो उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे संभव, इसमें सा और भा के बीच माँ का मेल है। ठीक है। संगम किसे कहते हैं? किसी एक शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे संगम कहते हैं। जैसे मत जाना में मत जाना के बीच थोड़ा विराम है, ठीक है, उसको संगम कहते हैं। ये भी यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा आज तक, मैंने इसको बताने का प्रयास किया है। और अनुतान किसे कहते हैं? अनुतान देख लीजिए कि अनुतान भावों की तरह स्वाभाविक अभिव्यक्ति है जिसके कारण शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, वह अनुतान कहलाता है। जैसे हमें तो करना ही होगा, मतलब कहने का है कि अनुतान भावों की वह स्वाभाविक अभिव्यक्ति है जिसके कारण शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, वह अनुतान कहलाता है। जैसे हमें तो करना ही होगा, करना मतलब हमें तो कार्य करना ही होगा, तो यहाँ पर ये अनुतान है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि देवनागरी वर्णों का उच्चारण स्थान देख लेते हैं कि कौन से वर्ण कहाँ से उच्चारित होते हैं। इधर ये स्थान दिए गए हैं, इधर ये स्वर, इधर व्यंजन, ये अंतस्थ, ऊष्म और अयोगवाह। कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ आ और ये का वर्ग, जो ये का वर्ग है ना ये, और ऊष्म में ह और आह, अयोगवाह जो है कंठ से होता है। तालु से उच्चारित होने ई और चा वर्ग है पूरा, या और ये तालव्य। मूर्धा से री और री, ये और ये टा वर्ग, और अंतस्थ में रा और ये मूर्धन्य सा। ठीक है दोस्तों, और दंत से ली, ता वर्ग, ल और दंत सा। ठीक है। ओष्ठ से उ और ऊ, पा वर्ग, और यहाँ पे कोई ध्वनि नहीं है। नासिका से जो पंचमाक्षर हैं वो प्लस डा, इया, ड़ा, ये यहाँ पर अंगा होगा दोस्तों, यहाँ पर ये इस तरीके से ये अंगा होगा। ये पंचमाक्षर हैं प्रत्येक वर्ग के यहाँ तक। ठीक है। और अड़ा और अढ़ा और अंग, और ये चंद्र बिंदु, ये देख रहे हैं। और इसे औ, इसको औ पढ़ते हैं, जैसे लिखना हो वॉक, तो ऊपर ये ऐसे ये जो मात्रा लगाते हैं ये अयोगवाह ध्वनियाँ हैं। तो ये सब नासिका से बोले जाते हैं। कंठ तालु से ए और आय जो हैं ये कंठ तालु से बोले जाते हैं। और कंठोष्ठ से ओ और औ, ये कंठ से बोले जाते हैं। और कंठ प्लस ओष्ठ से, और दंत प्लस ओष्ठ से, दंतोष्ठ से वा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये क्लास पूरी हुई। आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आया होगा। जहाँ पर समझ नहीं आया है कृपया मुझे माफ़ करें, और क्या नहीं समझ में आया, मुझे कैसे और सुधार करना चाहिए लगातार अपने वीडियो में,
हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इससे आपको बेहतर क्लास उपलब्ध होंगी। और जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, अच्छा लगे तो शेयर कर दें, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप लोग। और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ता है और हेलो हिंदी परिवार बढ़ेगा तो आप सब भी बढ़ेंगे। और मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करता रहूँगा। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, जिसमें हम इस क्लास से संबंधित प्रश्नों को कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।